आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के बिल्कुल एक नए एपिसोड में। और क्या हो गया दोस्तों, वीडियो पे लाइक्स कम हो रहे हैं। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो लाइक्स कर दिया करो। और लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि जिन्वू और सारे मोनार्चों के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। और अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें वहाँ पे मोनार्क ऑफ फ्रोज को दिखाया जाता है, जिसने कि अपनी आइस की आर्मी बुला रही होती है। और वो जिन्वू से बोल रहा होता है, तुमको सच में लगा था तुम हम सबको अकेले हरा सकते हो। और वहीं हमें पीछे से वो लेडी मोनार्क भी दिखाई जाती है, जो कि बोल रही होती है, तुम बस अकेले ही मजा करना चाहते हो क्या। और यहाँ पर उसने भी अपनी आर्मी बुला ली होती है। और ये आर्मी कोई और नहीं बल्कि डेड बॉडी से बनी होती है, मगर ये सभी इंसेक्ट की तरह लग रहे होते हैं। जिन्वू यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है क्या ये डेड बॉडी को भी यूज कर सकती है। और तभी वो अपने डैगर को, दूसरे वाले डैगर को भी बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पे वो सारे मॉन्स्टर एक के बाद एक लगातार जिन्वू पर अटैक कर रहे होते हैं, जिसपे कि जिन्वू अपने डैगर से उन सभी आइस मॉन्स्टर और उन सभी डेड बॉडीज को मार रहा होता है। और जिन्वू यहाँ पर रास्ते में आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद सीधा वहाँ पे मोनार्क के पास चले जाता है। और यहाँ पे फ्रोजन मोनार्क उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और यहाँ पर वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने जाता है, वहाँ पर पीछे से वहाँ पर बीस्ट मोनार्क आ जाता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसको जिन्वू बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और वहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसपे कि यहाँ पर बीस्ट मोनार्क कहता है, तुम्हें क्या सच में लगा था तुम एक लोहे के टुकड़े से मुझे मार सकते हो। जिसपे कि जिन्वू यहाँ पर बड़ी तेजी से अपने उसी कामिस वाले डैगर से उसके हाथ को काट देता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा था ये कोई मामूली सा लोहे का टुकड़ा है। और जिसपे कि वहाँ पर वो बीस्ट मोनार्क थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर एक ह्यूमन मेरे हाथ को कैसे काट सकता है। तभी उस पर एक बड़ा सा हाथ आकर अटैक करता है। और हमें बताया जाता है कि वो जो लेडी मोनार्क है वो अपने पावर से एक पोर्टल क्रिएट कर लेती है और उसमें से बहुत सारे बड़े बड़े हाथ निकल रहे होते हैं। मगर तभी यहाँ पर अचानक पीछे से वो बीस्ट मोनार्क अपने हाथ को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिन्वू के सामने एक बहुत ही बड़ी आर्मी खड़ी होती है, इंसेक्ट आर्मी और फ्रोजन मोनार्क की आर्मी। हालांकि यहाँ पर बीस्ट मोनार्क की आर्मी नहीं होती है और वो अकेला ही खड़ा होता है। और फिलहाल तो वो अकेला ही काफी है। और जिन्वू के सामने बहुत ही खतरनाक आर्मी होती है और जिन्वू यहाँ पर अपने आप को अकेला महसूस कर रहा होता है। मगर तभी पीछे से बर्फ टूटती है और उसमें से बेरू का हाथ बाहर निकलता है। और बेरू वहां से बर्फ से निकलते ही वहां पर बहुत बुरी तरीके से रोर करने लग जाता है और चिल्लाने लगता है, आखिर तुम सबकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे किंग को हाथ लगाया है। और उसको इस तरीके से वहां से बर्फ से बाहर निकलता देखकर वहां पे वो मोनार्क बहुत बुरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है, आखिर एक मामूली सा इंसान किसी कमांडर लेवल के शैडो को कैसे कंट्रोल कर सकता है। अगर इसने मेरे बर्फ को तोड़ दिया है तो ये पक्का एक कमांडर लेवल का होगा। तभी वहाँ पर बीच में वो बीस्ट मोनार्क कहता है, तुम्हें इस बात पे कोई शक है क्या, जरा ध्यान से देखो। वहाँ पर जितने भी शैडो सोल्जर्स हैं वो सभी कमांडर लेवल के हैं और वो अपने आप में ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के मुकाबले पे हैं। तभी वहाँ पर पीछे से वो लेडी मोनार्क कहती है, क्योंकि बीरू भी यहाँ पर एक इंसेक्ट ही होता है, तो वो कहती है, तुम अपनी क्वीन को नहीं पहचान रहे हो, तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। बेरू यहाँ पर जिन्वू की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा होता है, जिसको देखकर वो लेडी मोनार्क उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, जिसको कि बेरू बड़ी आसानी से डॉज कर उसके हाथ को काट देता है। जिसपे कि यहाँ पर लेडी मोनार्क थोड़ा सा शॉक हो जाती है और कहती है, आखिर कैसे एक मामूली शैडो ये कर सकता है। और यहाँ पे बेरू जिन्वू के सामने जाके नील डाउन करके रोने लग जाता है। बेरू वहाँ पर उसके नीचे बैठकर उसके सामने बैठकर बहुत ही अजीब बातें करने लग जाता है, जैसे कि मेरे किंग मुझे माफ कर दो, मैं बस तुम्हारी सेवा करने के लिए ही आया हूँ और मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। मेरे यहाँ रहते हुए भी उन सभी लोगों ने आप में हाथ लगा दिया, मुझको माफ कर दो मेरे किंग, मेरे को माफ कर दो। और यहाँ पर ये इस वजह से बातें कर रहा होता है क्योंकि आजकल बेरू बहुत ही ज्यादा कोरियन ड्रामा ये सब देख रहा होता है, जिसको सुनकर जिन्वू भी थोड़ा शॉक हो जाता है। बेरू अभी भी नीचे बैठकर कुछ बोल ही रहा होता है। तभी वहां पर पीछे से लेडी मोनार्क की आर्मी उस पर अटैक कर देती है, जिस पर कि बेरू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पीछे मुड़ते ही अपने एक ही स्लाइस में उन सभी को बड़ी आसानी से मार देता है। और ये देखकर लेडी मोनार्क वहाँ पे थोड़ा गुस्से में आ जाती है और एकदम से अपने सभी हाथों की मदद से उन पर अटैक कर देती है। और क्योंकि ये अटैक बहुत ही अचानक से हुआ था तो इसकी वजह से जिन्वू से डॉज नहीं कर पाता है और जिन्वू की हालत यहाँ पे थोड़ी सी खराब हो चुकी होती है। जिन्वू वहाँ पर किसी तरीके से अपने आप को संभालता है और जैसे ही खड़ा होता है उस पर तुरंत ही वहाँ पर मोनार्क ऑफ फ्रोस्ट उस पर नुकीले बर्फों की मदद से उस पर अटैक कर देता है। और जिन्वू किसी तरीके से उसको टॉर्च करने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर कि वो मोनार्क कहता है, तुम कब तक हमारे कॉम्बाइन अटैक्स को डॉज करते रहोगे, कभी ना कभी तो ये तुम्हें लगेंगे ही और तुम मर जाओगे। और वो ऐसा बोल ही रहा होता है। तभी जिन्वू अपने डैगर को उसकी छाती में घुसा देता है
और इस तरीके से अचानक से अटैक करने की वजह से वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और जिन्वू वहाँ नीचे बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया है, तुम यहाँ पर मेरे हाथों से ही मरने वाले हो। जिसपे कि वो मोनार्क थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और जिन्वू से बोलता है, तुम्हारे जैसा एक मामूली इंसान मेरे को ये धमकी कैसे दे सकता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक मोनार्क से ऐसे बात कर सको। और ये बातें सुनकर जिन्वू को ये बात तो समझ में आ चुकी होती है, ये ऐसे ऐसे अटैक से उसको कुछ भी नहीं होने वाला है, ये तो बहुत ही मामूली इंजरी है उसके लिए। वो वहाँ पर उससे बात ही कर रहा होता है, तभी यहाँ पर पीछे से अचानक से वो बीस्ट मोनार्च आ जाता है और अपने पंजों की मदद से वहाँ पर जिन्वू पर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है। और उसका अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, जिन्वू के पीछे बहुत ही बड़ा कट लग जाता है और उसके मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। और उसकी ऐसी हालत देखकर वहाँ पे पीछे से बेरू बहुत बुरी तरीके से रोर करने लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है। और क्योंकि बेरू का ध्यान कहीं और ही होता है तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है और उसके पीछे वही लेडी मोनार्क आके खड़ी जाती है और उसका नाम कुरेसा होता है। और सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी खराब हो तो। और जिसपे कि वहाँ पर कुरेसा उसके सामने आकर पीछे से खड़ी होकर बोलती है, मैं हूँ कुरेसा, द मदर ऑफ ऑल इंसेक्ट, और तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें उसकी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सब बोलते हुए ही वो तभी अचानक से बेरू को पकड़ लेती है पीछे से, जिसमें कि बेरू चिल्लाने लग जाता है और उसे बोलता है, तुम मुझे छोड़ो, मुझे मेरे किंग के पास जाना है। और वहाँ पर उस बीस्ट मोनार्क ने अपना वेपन बाहर निकाल लिया होता है और जिन्वू की तरफ देखकर कहता है, यही तो है एंड, तुम्हारा एंड। और यहाँ पे बेरू बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है और बाकी के सभी शैडो से बोलता है, तुम सभी लोग आखिर उसके अंदर क्या कर रहे हो, किंग की मदद करो। और तभी वहाँ पर हमें बर्फ के बीच में ग्रीड की आंखें चमकती हुई दिखाई दी जाती है और वो बोल रहा होता है, मैं हूँ वो जो किंग के सारे दुश्मनों को मार देगा एक एक करके। और ऐसा बोलते ही वहाँ पर बड़ी आसानी से सारे बर्फ के टुकड़ों को तोड़ देता है। और ये सब देखकर वहाँ पे दोनों मोनार्च बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, जिसपे कि यहाँ पे बीस्ट मोनार्च बोलता है, उस शैडो सोल्जर को देखो, उसको देखकर तो लग रहा है जब वो जिंदा होगा तब भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। और अब जितने भी हाई रैंक के शैडो सोल्जर्स हैं वो सभी अब आज़ाद हो रहे हैं और अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है टास्क, इग्रिस, काइजल और नागा टैंक, ये सब भी वहाँ से बड़ी आसानी से आज़ाद होने लग जाते हैं। जिसपे कि फ्रोजन मोनार्च कहता है, अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और अब तुम्हें मरना होगा, तुम्हारी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तभी वहाँ पर जिन्वू वापस से खड़ा होकर स्टेटस रिकवरी की मदद से अपने आप को हील कर लेता है और कहता, तुम इस मामूली चोट की बात कर रहे हो। और इसको तो इस तरीके से हील होता देखकर उन दोनों मोनार्च की तो हालत खराब हो जाती है। और यहाँ पर बस सारी दुनिया में जिन्वू को ही दिखाया जाता है कैसे वो अकेला उन तीनों मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहा है। तभी यहाँ पर हमें सियोल कोरिया के दोबारा सीन दिखाया जाता है, उन चारों की माना पूरे कोरिया में चारों तरफ फैल चुकी होती है। और यहाँ पे इतना सारा माना देखकर और जिन्वू की पावर देखकर जर्मनी का वो हंटर लेनर्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है, मेरे को पता था वो यहाँ पर थॉमस आंद्रे से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ पर पीछे थॉमस आंद्रे को अभी भी सारे हीलर्स हील कर रहे होते हैं और वो किसी तरीके से लड़खड़ाता हुआ वहाँ पर लेनर्ड से बोलता है, मुझे बताओ वहाँ पे क्या चल रहा है। जिसपे कि लेनर्ड बोलता है, चारों तरफ बस तबाही मची हुई है और मैं विटनेस कर पा रहा हूँ, अब दुनिया का अंत नज़दीक है। तभी यहाँ पर हमें अचानक से वहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर को दिखाया जाता है, जो कि जिन्वू को इस तरीके से देखकर सोच रहा होता है, क्या वही जिन्वू है ये, क्या वही जिन्वू ये जो कभी एक ई रैंक का हंटर हुआ करता था। मुझे पता है उसकी पावर ग्रो करती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ग्रो करता है मुझे ये नहीं पता था। और तभी यहाँ पर दोबारा सीन बैटल फील्ड का आ जाता है, जहाँ पे कि इग्रिस, टैंक, ग्रीड ये सब वहाँ पर बीस्ट मोनार्च से लड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेरू ने भी उस कुरेसा की उंगलियों को काट दिया होता है और वहां से आजाद हो चुका होता है। जिसपे कि कुरेसा दर्द में चिल्ला रही होती है और उसे गालियां दे रही होती है। तभी अचानक से उसके सामने जिन्वू आ जाता है और बोलता है, आर्किटेक्ट ने मुझसे कहा था एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसने मेरे से ये नहीं बोला था कि जब मैं मर रहा तो मैं अपने दुश्मन को मार नहीं पाऊंगा। और ऐसा बोलते ही वो स्लाइसेस के अटैक उस कुरेसा के ऊपर कर देता है। और तब यहाँ पर हमें दूसरी तरफ दूर कहीं एक बिल्डिंग के ऊपर वही कबाड़ी गिल्ड का हंटर का मास्टर दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है, इन सबको देखकर मुझे लग तो नहीं रहा है कि मुझे इनकी फाइट में इंटरफेयर करना चाहिए। और वो यहाँ पे पीछे से मन ही मन एक बात सोच रहा होता है, जो कि हंटर एसोसिएशन वालों ने प्लानिंग करी होती है। उन्होंने दूसरे कंट्री से भी हंटर मंगाए होते हैं, तो वो सभी लोग यहाँ पर चारों दिशाओं में इकट्ठे होने वाले होते हैं और जल्दी वो मिलकर उन सभी मॉन्स्टर पर अटैक करने वाले होते हैं। और वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि ये प्लान सक्सेसफुल होगा या नहीं। तब यहाँ पर पीछे से एक हाथ आकर उसको पीछे की तरफ खींचता है और ये कोई और नहीं बल्कि जिन्वू के डैड होते हैं।
तभी अचानक से लिम ताई पीछे की तरफ घूमकर अपने बो और एरो से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से शॉक हो जाता है। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड के सभी हंटर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उनका मास्टर सोच रहा होता है हम यहाँ पर उस बीस्ट को मारने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर तो हम बस सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इवैक्यूलेट कर रहे हैं। वो तो बस यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रहे होते हैं इस फाइट में, और कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्दी से सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाए। और यहाँ पर लिनर्ड भी सोच रहा होता है इस फाइट को देखकर मैं इतना अंदाजा तो लगा सकता हूँ कि ये फाइट जल्दी खत्म होने वाली है। तब यहाँ पर क्रेसा दोबारा से अपनी बॉडी को रीजनरेट करने लग जाती है, क्योंकि चिन्वू ने उस पर बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक करा था। साथ ही में गुस्से में आ जाती है और चिन्वू के ऊपर पॉइजन से अटैक करने की कोशिश करती है, जिसपे कि चिन्वू बोलता है तुम तो एक मोनार्च हो, मुझे लगा था तुम थोड़ी समझदार होगी, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम्हारा ये मामूली सा पॉइजन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? और यहाँ पे चिन्वू को कुछ भी नहीं हुआ होता है, जिसपे कि यहाँ पर कुरेशा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाने लग जाती है। तब यहाँ पर उस पर अटैक करने जाती है, जिस पर कि चिन्वू अपने कमांडर अथॉरिटी की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है, जिसपे कि कुरेशा वहाँ से थोड़ा सा भी हिल नहीं पा रही होती है और शॉक हो जाती है और बोलती है मैं यहाँ पर आखिर हिल क्यों नहीं पा रही हूँ, ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? और तभी उसके सामने अचानक से जिन्वू आ जाता है और कामिस के डैगर के मदद से उसके ऊपर बहुत सारे स्लाइसेस के अटैक कर देता है, जिसपे कि यहाँ पर क्रेसा की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुकी होती है। और इस अटैक के बाद तो वो दोबारा से रीजनरेट भी नहीं करने वाली है, तो वो अब यहाँ पर मरने लग जाती है और मरते हुए बोल रही होती है तो यह मौत कितनी खूबसूरत है, ये तो पूरी डार्कनेस की तरह है। तभी इसको शैडो मोनार्च को द किंग ऑफ डेथ बोला जाता है। कितना खूबसूरत लग रहा है। और ऐसे तभी वहाँ पर अचानक से वो मर जाती है। तभी वहाँ पर जिन्वू के सामने एक विंडो ओपन होती है और उसे बोला जाता है तुमने द क्वीन ऑफ ऑल इंसेक्ट कुरेसा को मार दिया है, और उसका बहुत ज़्यादा ही लेवल अप हो जाता है। तभी यहाँ पर फ्रोजन मोनार्च बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है आखिर एक ह्यूमन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है और वो एक मोनार्च को कैसे मार सकता है। और मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ इसके पास अभी तक ऐशबोर्न की पूरी पावर नहीं आई है। वो जिन्वू की तरफ देख रहा होता है और देखते हुए बोलता है क्या हमें फिर से वही डर एक्सपीरियंस करना होगा, एक ऐसा किंग जो कि पूरे यूनिवर्स के ऊपर राज करता था, क्या वो सच में वापस आ गया है? तभी यहाँ पर बीस्ट मोनार्च पीछे से उसे कहता है क्या तुम्हें सच में डर लग रहा है? और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में बेरू होता है, उसने बेरू को हरा दिया होता है, उसको गर्दन से पकड़कर उठा लिया होता है। यहाँ पे रेकन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है क्या तुमको समझ नहीं आ रहा है, वो अभी तक अपने सभी शैडोज पर डिपेंड है, और अगर वो अपने शैडोज पर डिपेंड है इसका मतलब उसके पास अभी पूरी पावर नहीं आई है, और एक आधा मोनार्च कभी भी एक पूरे मोनार्च को नहीं हरा सकता है। तभी यहाँ पर बेरू की हालत बहुत ज़्यादा खराब दिखाई जाती है, जिसपे कि जिन्वू को भी ये सब फील हो रहा होता है। उसको फील हो रहा होता है कि बेरू की प्रेजेंस धीरे धीरे कम हो रही है, जिसपे कि वो बेरू को वापस बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे वापस बुला नहीं पाता है। और उसके सामने एक विंडो ओपन होती है, उस विंडो में लिखा हुआ था कि यहाँ पर तुम अपने शैडो को वापस नहीं बुला सकते हो क्योंकि वो एक मोनार्क के कब्जे में है। तभी यहाँ पर जिन्वू अपनी पूरी पावर के साथ उस रैकन के ऊपर अटैक करने जाता है, जिसमें कि बीस्ट मोनार्च बेरू को छोड़कर उसको डॉज कर दूर चले जाता है। और यहाँ पर मैं बता दूं जिन्वू उसके पास क्यों गया था, क्योंकि ये बात ना बहुत ही क्लियर है, जब भी कोई मोनार्क या फिर कोई भी रूलर किसी भी शैडो को मारता है तो वो शैडो सीधा नथिंगनेस में चली जाएगी और फिर कभी भी वापस नहीं आएगी। और तभी वहाँ पर जिन्वू बेरू के पास चले जाता है और बेरू से बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ, तुम एक कमांडर लेवल की हो, और वैसे भी तुम ही हो जिस पर मैं इग्रिस के बाद सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं खोने वाला हूँ। और वो उसको अपने शैडो में दोबारा वापस बुला लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फ्रोज मोनार्च को दिखाया जाता है। फ्रोज मोनार्च वहाँ पर बोल रहा होता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बीस्ट मोनार्क, ये अभी तक पूरा मोनार्क नहीं बना है। और ऐसा बोलते ही वो अपनी पूरी पावर को रिवील कर देता है और पूरी तरीके से अपनी स्पिरिचुअल बॉडी में आ जाता है। और इसके पावर देखकर तुम समझ ही गए होगे यहाँ पर देखकर कि वो कितना खतरनाक और पावरफुल बन चुका है। और बस यहीं पर हमारे इस एपिसोड की भी एंड होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।